हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गुरु में। तो आज हम सीखने वाले हैं द सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी वाक्य और उसके प्रकार। इतने दिनों से हमने सारी क्लासेस की सिर्फ इस सेंटेंस के लिए कि हम सेंटेंस बनाना कैसे सीखें और कितनी जल्दी सीखें। तो हमने आज सारी क्लासेस के बाद आज हम यहाँ सेंटेंस पर पहुँच चुके हैं। और सेंटेंस इंग्लिश का सबसे ज़रूरी बेस है। अगर आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो आपके लिए स्पीकिंग, राइटिंग और ग्रामर सब कुछ इजी हो सकता है और इजी हो जाएगा, क्योंकि आज से हमने इसकी शुरुआत कर दी है और आज से हम सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। अब इसकी लगभग 3-4 क्लासेस आएंगी जिसमें हम सिर्फ सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसके बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वाक्य बनाना। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, ये वाक्य हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले इसे जानते हैं। तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन को, यानी इसकी परिभाषा। A sentence is a group of words that gives a complete meaning. वाक्य शब्दों का वह समूह है जो कि पूरा अर्थ बताता है, वह हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल पर, ही इज रीडिंग अ बुक। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिखी हुई है, इसे कैसे बोलना। ही, ये इस नहीं है, इसे कहते हैं इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमने ही को लास्ट में कर दिया। इज बुक रीडिंग ही, ये शब्द तो बन रहा है, ये शब्द बन रहा है, लेकिन इसका अर्थ जो है वह पूरा नहीं निकल रहा है। सो नॉट अ सेंटेंस, यह सेंटेंस नहीं बन रहा है, सही सेंटेंस ये नहीं बन रहा है। सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट होना चाहिए, तभी वह सेंटेंस कहलाता है, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के मुख्य भाग। तो हमें यह जानना सबसे जरूरी है कि हर सेंटेंस के 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके बिना हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता और ना ही हम बना सकते हैं। और इन तीनों के बिना हमारा अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो वह पूरी तरह से अधूरा बनेगा, या तो वह सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कर्ता, जो कि काम करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वर्ब, क्रिया, जो काम होता है। तीसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट, कर्म, जिस पर काम हो रहा होता है। तो हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस के ये 3 मुख्य भाग होते हैं, इनसे मिलकर ही हमारा एक सेंटेंस पूरा बनता है। देखिए एग्जाम्पल, रवि ईट्स एन एप्पल, रवि एक सेव खाता है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा रवि, वर्ब ईट्स, ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल, रवि एक सेव खा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हर सेंटेंस में वर्ब यानी एक्शन का होना जरूरी है। जब एक्शन होगा तभी वह हमारा सेंटेंस कंप्लीट पूरा कहलाएगा। यहाँ पर एक बार फिर समझिए कि रवि हमारा है सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है वो,
खाने का, और खा क्या रहा है वो, एप्पल। तो यह तीनों चीजें मिलकर के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह तीनों मिलकर के हमारा सेंटेंस को पूरा बनाती हैं। अब आता है हमारा वर्ड ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं शब्दों का क्रम। तो क्या होता है, इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से गलत बनेंगे, क्योंकि जब तक हम शब्दों का क्रम निर्धारित करना या उन्हें बनाना नहीं जानेंगे तो हम सेंटेंस बनाना जान ही नहीं पाएंगे। तो यह जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि करेक्ट ऑर्डर हमारा कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद आता है वर्ब, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ही हमारा करेक्ट सेंटेंस बन पाएगा, और यही सही ऑर्डर है शब्दों का क्रम बनाने का, जो कि हमारा एक पूरा सेंटेंस को कंप्लीटेड कर देता है। अब जैसे देखिए, सी प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है, ये हमारा सही क्रम है इंग्लिश में। अब हम अगर हम इसे ऐसे लिख देंगे, वर्ब को हम अगर पहले ले आते हैं, प्लेज सी फुटबॉल, तो ये पूरे ऑर्डर गलत हो गया है, ये शब्दों का क्रम गलत हो गया और ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है सेंटेंस बनाते समय, कि हिंदी में शब्दों का क्रम तो फ्लेक्सिबल होता है कि हम कैसे भी बोल देते हैं, हिंदी में वह चल जाता है। तो हम क्योंकि हिंदी में बोलते हैं तो वो समझ में चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ इसका मतलब ऐसा है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं तो इंग्लिश में हमको फिक्स्ड होता है ये चीज़। अगर हमने इस तरह से नहीं बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पूरी तरह से गलत मीनिंग हो जाएगा और आप एक सही इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और वह इंग्लिश जो भी आप बोलेंगे या लिखेंगे वह पूरी तरह से गलत होगी। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें करेक्ट ऑर्डर में ही सेंटेंस को बनाना है, और ये इसी फॉर्मूले में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम पहुंचते हैं पहले टाइप पर। तो पहले टाइप 1 पर आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यह एक्चुअल में होता क्या है असर्टिव सेंटेंस हमारा। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा वो होता है जो कि कोई बात को बताता है, यानी जो भी कोई बात बताता है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इससे हम किसी फैक्ट या स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जब कोई फैक्ट की बात होती है या जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये कहलाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, तो इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे आता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद ऐड होता है वर्ब, और जस्ट इसके वर्ब के बाद आएगा हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है पॉजिटिव, लाइक आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दूसरा होता है निगेटिव, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं और इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिन्हें हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन करने के लिए काम में आता है। इससे हम जब क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन मार्क वाले जब कोई भी सवाल आता है तो उसके लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। तो इसे समझते हैं अब कि यह क्या होता है।
अब जो हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और इनके आखिर में जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा मिलने वाला है। और जब भी यह मिलेगा तो आपको यह समझ जाना है कि यह इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। तो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है। जैसे जो पिछले वाला हमने जो सीखा था असर्टिव सेंटेंस में, उसमें क्या हो रहा था, उसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा था, बट इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही थी। बट इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट आता है मेन वर्ब कि वह काम क्या कर रहा है। मेन वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद आ जाती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। तो यह हमारा स्ट्रक्चर है। तो यह स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप सेंटेंस बिल्कुल गलत बनाएंगे और जब भी आप बोलेंगे तो पूरी तरह से आप गलत इंग्लिश बोलेंगे। तो आपको यह स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा जब क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद है यू तुम हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद कमिंग, ये हमारी हो गई मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम आ रहे हो। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, डू यू लाइक कॉफी। तो डू हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले आ गई। यू तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लाइक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है हमारा कॉफी। क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर और इसी तरह से हमारा सेंटेंस इंग्लिश में सही बनेगा। हिंदी में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें क्या कॉफी पसंद है, लेकिन इंग्लिश में आपको सही स्ट्रक्चर का ही उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम अच्छी इंग्लिश और सही इंग्लिश राइट कर पाएंगे। अब एक टिप है आपके लिए, देखिए ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन यस या नो वाला है जिसका आंसर सिर्फ हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे ये आर यू कमिंग, तो इसका सिर्फ आप जवाब हाँ या ना में दे सकते कि हाँ या नहीं। लेकिन अगर कोई और सेंटेंस है उसको हम आगे वाले में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप अभी इसको जान लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यही हमारा सही स्ट्रक्चर है। और देखिए WH वर्ड वाला सेंटेंस, अगर जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वह किससे शुरू होता है, WH से। मतलब सब्जेक्ट से भी पहले WH वर्ड आ जाता है। वाट, वेयर, वाई, हाउ, इनसे शुरू होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, क्योंकि इसको आपको पूरे सेंटेंस में देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज राम, माई नेम इज लखन, है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको ये आएगा, आपका WH फैमिली आ जाएगी। वेयर डू यू लाइव, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपके लिए इसको पूरा सेंटेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये रहता है हमारा WH वर्ड वाली फैमिली। इसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए पूरी एक क्लास में बनाऊंगा WH फैमिली की। लेकिन फिलहाल जो आपके लिए अभी जानना जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, वह हम अभी शॉर्ट में कर रहे हैं। लेकिन अभी इसको हम और भी डिटेल में करेंगे, WH फैमिली को और अच्छे तरीके से समझेंगे आने वाली क्लास में। इसके बाद आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यह वो होता है जिनसे हम आदेश, अनुरोध या सलाह देते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिर्फ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? हिडन होता है, क्योंकि हम सामने वाले पर्सन से बोलते हैं, सेकंड पर्सन से ही हम बात कर रहे होते हैं। जब भी हम इसका अनुरोध करते हैं, आदेश करते हैं या सलाह देते हैं, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है ना। इसमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट बोला जाता है और सब्जेक्ट को साइलेंट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल्स। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन किसे? सेकंड पर्सन को दे रहे हैं। यहाँ पर यू जो है आपका वह साइलेंट है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। हम किसी एक से मदद मांग रहे हैं, जो भी हमारा सेकंड पर्सन है उससे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यू जो है आपका वह साइलेंट है। वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए मेहनत करो। यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं हम सेकंड पर्सन को, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम उसको यू का जो सब्जेक्ट है वह नहीं आ रहा है, वो साइलेंट हो रहा है। एक टिप है आप सभी के लिए, अगर प्लीज लगा है ना, अगर जब हमें प्लीज का अगर उपयोग करना है या हम किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, तो उसे आपको अपनी सॉफ्ट टोन से बोलना है कि प्लीज। और ऑर्डर जब हम देते हैं तो उसमें वॉइस आपकी थोड़ी सी फर्म होनी चाहिए, लाइक थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जैसी होनी चाहिए कि जब हम उसमें आदेश कर रहे हैं। अब आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि इमोशन को दिखाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है? ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझने की से प्रयास करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स, जैसे हमने इंटरजेक्शन में देखा था, बस ये उसी तरह से है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह कितना सुंदर दिन है। अलास, ही फेल्ड द एग्जाम, हाय वह परीक्षा में असफल हो गया। हुर्रा, वी वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। तो इसमें क्या होता है? इंटरजेक्शन वर्ड्स जैसे वाव, ओह नो, अलास, हुर्रा, ये सब क्या होता है? शुरू में आ जाते हैं। तो यह बन जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि इमोशन को दर्शाता है। चलिए अभी तक जो हमने सीखा, अब उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए बताइए कि यह कौन सा सेंटेंस है? राम इज डांसिंग। दूसरे नंबर पर है आर यू टायर्ड। प्लीज ओपन द विंडो। वाओ यू डिड इट। तो बताइए पहले नंबर का कौन सा सेंटेंस है? अगर जिसका आंसर असर्टिव सेंटेंस रहा है वह सही है। दूसरे नंबर का है आर यू टायर्ड। अगर जिन्होंने पहचाना हो कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वह सही है। तीसरे नंबर पे जिनका आंसर रहा हो इम्पेरेटिव, वह सही है। और चौथे नंबर पर है हमारा एक्सक्लेमेटरी, जिनका भी ये आंसर रहा है वह सही है। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क आ गया है, तो इन सारे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले नंबर पर है मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कृपया बैठ जाइए। हुर्रे, हम जीत गए।
अब आपको इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए सारी क्लासेस ला रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है, तो इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, और आपका दिन शुभ हो।